अनिल राय जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रॉयल बुलेटिन के संपादक हैं, बहुत शानदार पत्रकार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक सीट का बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं। पूरी यूपी की सीटों का मैं इनसे आकलन करा सकता हूँ। अनिल जी, ये जो सीन बन रहा है तीसरे चरण में, क्या इसको लगता है आपको पहले और दूसरे चरण जैसे ही ये चरण जाएगा, या कुछ इसमें अंतर होगा? खास तौर से बदायूं है, आंवला है, बरेली है, मैनपुरी है, ये सीटों में बीजेपी लड़ पा रही है कहीं पे? जो आपसी गुटबाजी सामने आ रही है, क्या संकेत मिल रहा है अनिल जी आपको? संजय जी, पहले दोनों चरण की आपको जो 16 वो सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें तो ये था कि भाई संघर्ष की स्थितियां हैं, 50-50 के मामले ज्यादातर सीटों पर ये प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि एज गठबंधन को मिल जाएगा, गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं। पर जब कल का चक्र है, इसमें 3-4 सीट तो पहले दिन से स्पष्ट है कि वो गठबंधन के पक्ष में उनका झुकाव है। इसलिए कल वाली 10 में निश्चित रूप से गठबंधन को अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। क्या कारण है? बीजेपी कहाँ का? मैं देख रहा था एबीपी पे पोल आ रहा था, उसमें इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे, यानी झाड़ू लग रही थी इंडिया गठबंधन को। गोदी मीडिया के चैनल कह रहे थे कि बीजेपी 70 सीटें, 75 सीटें, 78 सीटें। और आप जो बता रहे हो मुझे, वो तो बहुत खतरनाक है। पहले ये बताइए अनिल जी, आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां पे 2 चरणों में मतदान हो चुका है। 16 सीटों में से जी, क्या लग रहा है आपको भाजपा की कौन सी ऐसी सॉलिड सीट है जो बीजेपी को ये बिल्कुल यकीन हो जाए कि ये तो हम जीत ही जाएंगे अब? नोएडा है, गाजियाबाद है, 2 सीट तो ये है जो भाजपा के लिए बहुत आसान सी है। बाकी ज्यादातर सीटों पर स्थिति 50-50 की है। बागपत को थोड़ा एज गठबंधन एनडीए को दे सकते हैं। बिजनौर की सीट में भी फंसा हुआ चुनाव है, एज थोड़ा सा गठबंधन को है। इसलिए पहली में केवल 2 सीट आप नोएडा और गाजियाबाद है जिनको आप एज देंगे, केवल मार्जिन घटेगा। संजय जी, आपका जो मुख्य सवाल है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और वो एज एबीपी वाले सर्वे कर रहे थे, 2 थी। अगर 2 महीने पहले आप बात करें तो 2 महीने पहले यही स्थिति थी कि चुनाव कहीं लग ही नहीं रहा था। लग रहा था कि मोदी जी ने 400 पार का कहा है तो 400 नहीं, 390, 410 आ ही जाएंगी। मोदी जी ने कहा तो आ ही जाएंगी। इंडिया गठबंधन बना, गठबंधन लगा कि कुछ लड़ाई लड़ेंगे, पर नीतीश जी चले गए, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत जी चले गए, फिर बंगाल में लड़ाई और कहीं सीटों को लेकर लड़ाई शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई शुरू हुई, कांग्रेस सपा में लगने लगा कि गठबंधन चल नहीं पाएगा। और जो मोदी जी को हटाने वाली बात भी करता था, वो ये कहता था कि मोदी जी नहीं तो कौन। इस बार जो चुनाव का ट्रेंड बदला है, एक तो सबसे बड़ा ट्रेंड बना है कि पहली बात तो संजय जी ये है कि इस बार हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं हो रहा है, जो भाजपा के लिए सबसे खराब स्थिति है। जातियों पर आधारित चुनाव है। और दूसरी बात, अप्रत्याशित रूप से जनता चुनाव लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है। और मुद्दे जनता उठा रही है, महंगाई का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे बन रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। और 22 जनवरी को जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो लग रहा था तो राम नाम पे सब सही हो जाएगा। इसी आकलन से भाजपा ने मेरठ में अरुण गोविल जी को उतारा था कि अब तो अरुण गोविल आ गए, अरुण गोविल आसपास की सीटों पर सब पे राम नाम की लहर चला देंगे। लेकिन वो बेचारे खुद ही फंस गए। राशिद जी उसको डिटेल से बता देंगे। स्थिति यह है कि चुनाव फंस गया है, अंडर करंट है। सामान्य स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में निराशा है, उदासीनता है, जिसकी वजह से भाजपा की चिंता बढ़ी हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के संगठन के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर आंदोलन को लेकर संगीत सोम की नाराजगी आई थी, पंचायतें हो रही थी। उन पंचायतों के लिए माना जाता था कि ऊपर से बरदस्त प्राप्त है, पंचायतें हो रही हैं। अगर सरकार ने चाहती, ये अनिल जी का शायद इंटरनेट कुछ थोड़ा। जी जी जी, प्लीज अनिल जी कंटिन्यू। तो संजय जी ये सब मुद्दे रहे थे जिनकी वजह से चल रहा था। अब स्थिति यह है कि पहले 2 चरण में भाजपा को आशातीत सफलता नहीं मिली है। तीसरे चरण में चाहे मैनपुरी की सीट हो, चाहे फिरोजाबाद की सीट हो, बदायूं की सीट हो, संभल की सीट हो, एक दो आंवला की सीट हो, ये ऐसी सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान लग रहा है, इंडिया गठबंधन को एज लग रहा है। फतेहपुर सीकरी में एंटी इनकम्बेंसी है। बरेली की सीट, आगरा की सीट भाजपा को प्लस है, भाजपा के लिए वहां कुछ चुनौतियां नहीं लग रही। हाथरस में भाजपा मजबूत लग रही है। इसलिए इस चरण में गठबंधन अच्छी स्थिति प्राप्त करेगा, जो भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने का कारण होगा।
कि भाजपा का रिवाइवल कम हो रहा है। ये 400 पार का सपना वो भूल गए हैं, अब केवल इज्जत बचाने की स्थिति है। संजय भाई, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मेरी टीम ने 60-70 गांव में गई और वो पूछने की कोशिश की कि क्या मुद्दे क्या रहे हैं। जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत जी के आने के बाद जयंत जी के समर्थक वोट दे भी रहे थे एनडीए को, एक तो कैंडिडेचर का विरोध था, चाहे वो कैराना का हो, मुजफ्फरनगर में संजीव जी का भी विरोध था, ऐसा ही राघव लखनपाल जी अच्छे शरीफ कैंडिडेट है, लेकिन हारने के बाद उनको फिर रिपीट किया। मेरठ के कैंडिडेट को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, इस तरह की मामले थे। सर्वेश जी आज स्वर्ग में सुधार गए, उनको लेकर भी था कि वो बीमार हैं, उनको नहीं लड़ाना चाहिए था। तो भाजपा का उम्मीदवार चयन खराब रहा। दूसरी बात, अगर किसी ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है जो भाजपा के समर्थन में, उसने लॉ एंड ऑर्डर के परसेप्शन के नाम पे किया है, पर लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन भी अब जो पिछले कुछ दिनों में लग रहा है वो खराब होता जा रहा है। नोएडा का उदाहरण रवि काने का आपके सामने है, वो विदेश चला गया था। मीडिया में जो चर्चा है कि वो पहले बंटवारे पर था, पहले 5 करोड़ थे, फिर 7 करोड़ थे, फिर 9 करोड़ रुपए महीना के खेल थे। आखिर ये करोड़ों रुपया ले कौन रहा था? और उसको रिमांड पे लिया गया था, कहा गया था बहुत सफेद पोस्टों के पुलिस अफसरों के नाम इसने लिए हैं। वो सार्वजनिक करो ना, जो अफसर, जो नेता, जो पत्रकार या जो भी कोई ले रहा था उसको सार्वजनिक करो। आप ईमानदार सरकार चला रहे हो तो ये सब मुद्दे धीरे धीरे जनता में आ रहे हैं। नौजवानों को अपना रोजगार चाहता है। मोदी जी 73 साल के बाद 5 साल का एक्सटेंशन मांगते हैं, 21 साल के जवान को कहते हैं 4 साल बाद रिटायर हो जाए। मोदी जी को और उसके बाद भी एक अच्छा बंगला मिलेगा, चपरासी मिलेंगे, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, पेंशन मिलेगी। जो सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहा है उसे कह रहे कि जाओ, उसके बाद अगर जरूरत हो वो भाजपा के दफ्तर में गार्ड की नौकरी मिलेगी। ये मुद्दे हैं जो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। संजय जी, अनिल जी, एक मुजफ्फरनगर की सीट बड़ा चर्चा में थी, वहां पे बालियान साहब मिनिस्टर मोदी की लड़ रहे थे और सुरेश राणा संगीत सोम विरोध कर रहे थे, ठाकुर विरोध कर रहे थे। क्या लग रहा है उस सीट पे बालियान साहब का क्या रहेगा, भविष्य क्या रहने की उम्मीद है? बालियान साहब इस सीट पर फंसे हुए हैं। इनका चुनाव बेसिकली बसपा के प्रत्याशी के ऊपर निर्भर है। बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति लड़े हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने रणनीतिक रूप से टिकट अच्छे बांटे हैं, जिसका प्रतिफल ये रहा है कि जो बसपा का कैडर वोट था मायावती जी को फिर स्थापित करने के लिए उसने बढ़िया मजबूती से वोट किया है। और उस वोट करने का संजय जी असर ये रहा है कि वे अच्छी मजबूत स्थिति में है। यदि 1.5 लाख वोट प्रजापति जी पार कर जाते हैं तो संजीव बालियान जी के लिए चुनाव दिक्कत में हो जाएगा, मलिक साहब के लिए सुखद हो जाएगा। लेकिन यदि प्रजापति, दलित और अति पिछड़ों में वो 1.5 लाख से नीचे रह जाते हैं तो फिर संजीव बालियान के लिए आशा की किरण होंगी। बसपा को मिलने वाली वोट संजीव बालियान जी का भाग्य निर्धारित करेगी। संजीव जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, व्यक्तिगत रूप से उनका विरोध था। वो विरोध यदि मतों में परिवर्तित पूरा हो गया तो संजीव जी के लिए तब भी दिक्कत होगी, पर चूंकि आधार वोटर भाजपा का बहुत है इसलिए चुनाव को एक तरफा कहना उचित नहीं है। एज जरूर हरेंद्र मलिक को माना जा रहा है। अच्छा, वहां पे मुजफ्फरनगर में क्षत्रियों का, ठाकुरों का रुख क्या रहा? ठाकुरों का रुख ये रहा कि ठाकुर बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, आधार वोटर हैं। विरोध के बावजूद ठाकुरों में 50%, देखिए ठाकुर अपने गांवों में 90% वोट करते थे। इस बार सरदना विधानसभा में 52% मतदान हुआ। ठाकुरों ने जो 50% मतदान किया उसमें से आधे ठाकुर गए नहीं मतदान करने, और जो गए हैं उनमें ज्यादातर ने समाजवादी पार्टी को दिया है, कुछ ने भाजपा को भी दिया है। 60-40 हो, 70-30 हो, ये सपा की। आज अनिल रॉयल जी ऐसी जगह बैठे हुए हैं। ठाकुरों का मतदान संजय जी कम रहा है, उस गांव में उत्साह कम रहा है, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है और उसका मेजर पार्ट समाजवादी पार्टी को गया है। अच्छा, दूसरी सीट एक बहुत चर्चा में रही, वो बागपत रही। बागपत में आपके पास में क्या जानकारी है? अनिल जी बार बार आते हैं और बार बार विदा हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 5G आ गया है। जी अनिल जी, आपका नेटवर्क जो है वो गड़बड़ कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 5G आ गया, यहाँ 4G भी ऐसा रो रो के चलता है, 3G की स्टाइल में चलता है। की दिक्कतें संजय जी, नेटवर्क की दिक्कतें बहुत है। हाँ, बागपत की सीट को यह है कि बागपत इस गठबंधन के बाद मजबूत होनी चाहिए, शरीफ उम्मीदवार है। लेकिन जो वहां भाजपा के 3 स्थापित नेता थे जाट समाज से, सत्यपाल सिंह, योगेश धामा और केपी मलिक मंत्री,
इन लोगों के मन में जरूर, इनके समर्थकों में मन में जरूर है कि 10 साल में जयंत जी का लोकदल का जो वर्चस्व इन्होंने खत्म किया, यदि सांगवान जी जीत गए तो निश्चित रूप से दिक्कत करेंगे और रालोद पुनः स्थापित होगा, ऐसी विचारधारा तो है। अगर अंदर खाने ये विचारधारा काम की होगी तो चुनाव परिणाम विपरीत भी आ सकता है, पर राजकुमार सांगवान को थोड़ा एज माना जा रहा है। वहां वैसे समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा शानदार चुनाव लड़े हैं, वहां समाजवादी पार्टी अब से पहले कभी ऐसा चुनाव नहीं लड़ी है। अच्छा बताइए अनिल जी, ये जो बातें थी कि 80 में 75 सीटें 78 सीटें, आपने बताया 16 सीट में 2 बता पाया आप, गाजियाबाद नोएडा, बाकी सब कह रहे हैं फंसी हुई हैं। तो फिर ये जो इसमें ये मैं पूछना चाहूंगा, ये जो मोदी मैजिक है, ये जो मोदी लहर है, ये जो गोदी मीडिया चिल्ला रहा था मोदी जी का जादू है, फिर ये बाकी 14 सीटों पे मोदी मैजिक और मोदी जादू कहां चला गया? इस बार संजय जी मोदी जी का कोई मैजिक उत्तर प्रदेश में चलता दिखाई नहीं दे रहा है। जो मैजिक, मैंने पहले भी कहा, अगर कुछ मैजिक है तो लॉ एंड ऑर्डर का योगी जी का परसेप्शन है, मोदी जी का नहीं है। 5 किलो राशन के नाम पे कोई वोट डालने नहीं जा रहा था, जिसको डालनी है वो भले तर्क दे रहा हो, लेकिन इस बार मोदी जी का मैजिक नहीं था। अगर किसी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी के गठबंधन की वजह से अनिच्छा के बाद वोट डाली तो वो अलग विषय है, पर जयंत जी के मतदाताओं में बंटवारा हुआ है। मोदी जी का कोई मैजिक इस बार अभी तक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिसको भाजपा को वोट देना वो कह रहा कि हाँ जी मुझे तो मोदी योगी चाहिए, पर अगर उससे पूछो तो केवल आखिरी में अगर वो कहता था, खासतौर से महिलाएं कहती थी, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात ज्यादा कहती थी कि जी सुरक्षित है इसलिए वोट भाजपा को दे रहे हैं, बस केवल इतना रहा है। अच्छा, मेरठ में आपको क्या लग रहा है? श्री राम जी के डुप्लीकेट प्रतीक बना के लड़ रहे थे चुनाव, मेरठ में आपको क्या लग रहा है, एज किसको है, बीजेपी को या एनडीए गठबंधन इंडिया को? टक्कर बहुत बढ़िया वाली है, चूंकि बसपा के प्रत्याशी की उम्मीद थी कि वहां दलित समाज मैक्सिमम ले जाएगा, पर दलितों में बहुत ज्यादा डेंट नहीं कर पाया। मेरठ में मुस्लिम दलित मिलकर बहुत पर्याप्त संख्या में हैं। चुनाव वहां अच्छा, वहां समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी बहुत शानदार रही, इस जनरल सीट पर दलित को उतारा, जिससे इनका पीडीए का जो मैसेज था वो भी अच्छा रहा। वहां बड़ी बराबर की टक्कर है, सुनीता वर्मा अच्छी चुनाव लड़ी हैं, जीत सकती हैं। वहां कैंट एकमात्र सीट है जो भाजपा के लिए बम्पर लीड ले आती है। इस बार पिछली बार 1,18,000 की जो हार 4 विधानसभा की थी, कैंट ने पूरी कर दी थी और भाजपा को 4,000-5,000 से जिता दिया था। इस बार परिस्थिति उसी पर नजर है, लेकिन उम्मीद सुनीता की अच्छी है कि सुनीता निकाल सकती हैं। और जैसी बॉडी लैंग्वेज, जैसा ट्वीट कर रहे हैं भगवान श्री राम जी, वो लग रहा है कि उनको लग रहा है कि सीट मेरी चली गई है। वहां भाजपाइयों ने उनकी जड़ उखाड़ने में राम जी के साथ विभीषण रावण की बजाय राम जी की सेना में थे। अच्छा ये बताइए मुझे कि कैंट सीट पे तो मुझे राशिद भाई ने उस दिन बताया कि पोलिंग ही बहुत कम हुआ है, जो सीट बीजेपी को जिताती। हाँ, केवल इसी पर आधार है कि चूंकि पहले 1,18,000 की, राशिद भाई बताई देंगे डिटेल, शायद जो हमारी जानकारी में शायद 1,18,000 से पिछली बार वहां कैंट से भाजपा ने लीड ली थी। इस बार वो 90,000 के आसपास तक मानी जा रही है कि 90,000 तक, 15-20,000 25,000 उस पोलिंग की वजह से घट जाएगी। 4 विधानसभा में शायद 90,000 से ज्यादा सुनीता लीड ले जाएगी तो परिणाम उनके अनुरूप होगा। अगर 4 विधानसभा में उनकी लीड 90,000 को पार नहीं कर पाएगी तो परिणाम राम जी के पक्ष में अप्रत्याशित आ सकता है, संभावनाएं कम है। बिल्कुल ठीक बात है अनिल रॉय जी, और आपने एक बात तो साफ कर दी कि उत्तर प्रदेश में मोदी लहर नहीं है, मोदी का मैजिक। एक बात आप संजय भाई नोट कर लीजिएगा, जो 5 और 15 का था, हर हालत में बसपा को बहुत कोई सीट नहीं आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सीटें जबरदस्त रूप से बढ़ रही है। वो जैसे समाजवादी पार्टी की 5 थी, वो 15 हो, 18 हो, 20 हो, ये समय बताएगा। और लोग तो अब 40 तक भी कहने लगे हैं। अब भाजपा वाले भी 50 से ऊपर जाते हुए उनकी जबान तुतलाने लगी कि हम 50-52 पे जाकर अधिकतम रुक जाते हैं। आसार इस बार बहुत अनुकूल नहीं है। अगर कल के फेज में भी 2 फेज जैसा रहा तो कुछ तो लोग अब ये कहने लगे शायद 2004 का इंडिया साइनिंग भी हो सकता है। अभी कहना जल्दबाजी है, पर इंडिया साइनिंग भी हो सकता है। अरे बाप रे, आप कह रहे हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 50 से नीचे आ सकती है? 50 तक पहुंचने के, अभी तो भाजपा वाले ही 50 मान रहे हैं। अरे बाप रे, 60 तक तो बहुत बिरले वाला ही मान रहा है। और 5 सीट जहां समाजवादी पार्टी की है, यदि वो 15-20 सीट आ रही है तो बहुत बड़ा बम्पर लाभ लिया है।